हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। जितना जानने की जरूरत है बस उतना सा ही पढ़ के हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन किस होता क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह से दिखता है, और केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, और वही लिखा है व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करें, इससे फायदा क्या होगा। और इन दोनों चीजों के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला टाइप है हमारा, जो केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब हमारे जो एनसीईआरटी क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है उसमें, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आरएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम रिएक्शन। फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद और एक आता है, और एक लास्ट टॉपिक है, या फिर यूं कहें कि सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी में छोटा सा ही है, बस उतना ही पढ़ेंगे हम, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये दोनों टॉपिक हैं लास्ट। और इन सभी केमिकल रिएक्शन के पैरेलल, मतलब इन्हीं के साथ ही हमें कुछ टर्म्स भी जानने पड़ते हैं, मतलब कुछ चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आयंस किसे कहते हैं, हमने पढ़ा, ये क्लास 9 में हमने पढ़ा है, बस ये थोड़ा सा रिवीजन होगा हमारा और कुछ नहीं। आयंस किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, और कैटायन और एनायन जो टेबल है हमारे क्लास 9 के चैप्टर में है, वो मैं लिखा दूंगा आपको इसी सीरीज में, तो ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। और हाउ टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मतलब जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, आप याद कीजिए, जो आपका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 में आई थिंक 4th नंबर चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से हम कंपाउंड का फॉर्मूला निकालते हैं। फिर हम समझेंगे कि ये जो पीपीटी है, मतलब प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। हालांकि इसे इनसॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। फिर पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। और एक चीज है जिसे हमें पढ़ना है, हालांकि ये बहुत हमारे जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज हालांकि 4th नंबर चैप्टर में मिलता है हमें, लेकिन हमें यहां पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो भी बता देंगे हम आपको। और फिर लास्ट में हम समझेंगे कैटलिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट हालांकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बस थोड़ा सा बस जान लीजिए, जानने में कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है जो मैंने शायद यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट में ही पढ़ेंगे हम। हालांकि ये सारे के सारे टॉपिक लास्ट में ही कवर करेंगे। हाँ, रिएक्टिविटी, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, ये हम इन रिएक्शन के साथ ही पढ़ लेंगे। और एक टॉपिक जो है हमारा होता है कलर। ठीक है जी, ठीक है, कलर ऑफ ए कंपाउंड, मतलब कौन सा कंपाउंड किस कलर का है, कॉपर कैसा दिखता है, कॉपर अगर किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो सफेद होगा, काला होगा, पीला होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बस यही पढ़ना है हमें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, कोई, मैं बस 5 तक गिनता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक, आइए समझते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए हमें फिजिकल चेंज कैसे पता लगे और केमिकल चेंज कैसे पता लगे।
हालांकि एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन मतलब किस तरह से पता करें कि ये बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, जिसमें शेप, साइज और उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। अगर ऐसा होता दिखे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ उसमें फिजिकल चेंज हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे कि मेल्टिंग ऑफ एन आइस। जो बर्फ होता है वो तो पहले सॉलिड स्टेट में था, जो बर्फ है वो तो सॉलिड स्टेट में था। अभी सॉलिड जो स्टेट है ये कुछ देर के बाद क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका तो वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका शेप भी चेंज हो गया, अब ये लिक्विड हो गया। ठीक है, हाँ। तो ये जो फिजिकल चेंज है ना, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला गया। तो ये हमने खुद से देखा, हमें खुद से पता लगा। और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ ए कैंडल। ठीक है, हालांकि बर्निंग ऑफ ए कैंडल दोनों ही होता है इसमें, पहले बता रहा हूं कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल में फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। ठीक है, जो फिजिकल का प्रोसेस है मैं सिर्फ वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, सपोज एक कैंडल है, ये जल रहा है और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट h1 पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आफ्टर कुछ मिनट पकड़ लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसका जो हाइट है वो h2 हो चुका है। मतलब आप देख ही सकते हैं कि यहां पे जो इसका हाइट था इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो चुका है। तो फिजिकली हम इसे महसूस कर सकते हैं कि ये छोटे से बड़ा हुआ, मतलब इसका साइज चेंज हुआ। तो इस तरह से फिजिकल चेंज को तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज कैसे ऑब्जर्व करें? केमिकल चेंज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके भी कुछ रीजंस है, मतलब कुछ टर्म्स है जिसे हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं या नहीं। पहला जो है, इसका जो केमिकल चेंज का जो पहला स्टेट है वो होता है इसका कलर, या फिर यूं करें, पहले फिजिकल स्टेट से देखते हैं। इसका जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। फिजिकल स्टेट से मतलब कि अगर यहां पे एक सब्सटेंस है जो सॉलिड था पहले, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिक्विड में भी हो सकता है या फिर गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, या फिर लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका रिवर्स भी होता है। मतलब लिक्विड था पहले, अब वो सॉलिड हो गया। तो इसमें हम क्या पता लगा है कि इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हुआ। दूसरा, कलर। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें पहले तो कंपाउंड का कलर कुछ था और रिएक्शन होने के बाद कुछ और हो गया। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखें कि इसे हम कहते हैं लेड नाइट्रेट। बाद में हम सब डिस्कस करेंगे इसको, क्यों लेड नाइट्रेट कहते हैं, मतलब कैसे इसका नेमिंग करें, सब देखेंगे। और इसको अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएं तो हमें जो मिलेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, और लेड आयोडाइड के साथ हमें और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसे हम यहां पे लिख देते हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है, पहले इसका कलर कुछ और था। ठीक है, ये जो है ये सफेद रंग का होता है। इसके बाद अगर हम इस पे जाए तो ये येलो हो जाता है। तो कलर चेंज यहां पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो हो गया फिजिकल स्टेट में हमें पता लगा कि उसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो चेंज होगा। कलर जो है, कलर चेंज होगा। हाँ, उसका पहले कुछ था, बाद में कुछ कलर हो गया।
तो इससे भी पता लगता है। तो तीसरा, उसमें टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज मतलब पहले उसका टेम्परेचर कुछ था, रिएक्शन होने के बाद कुछ और हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि एक केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, अगर उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस बन रही होगी तो हमें समझ में आएगा कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है या फिर उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर केमिकल चेंज होता है तो हमें उसमें उसके अंदर कुछ ऐसे चीज दिखते हैं, जैसे कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा और नहीं भी हो सकता। ठीक है, और उसमें फॉर्मेशन ऑफ कोई गैस बन रही होगी। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एक तो हो रहा है क्या, उसका फिजिकल स्टेट, दूसरा कलर, तीसरा टेम्परेचर और चौथा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। अगर नंबरिंग करना है तो कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा लिखना है तो लिख लीजिए, मैं 1 से 5 तक गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए तो हमें ये तो पता लग गया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। आपसे ये डिफरेंस पूछता भी है कि अगर कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें चेंजमेंट किस तरह से हो रहा है ये बताइए। तो आपको वही बताना है जो मैंने बताया कि पहला उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, दूसरा उसके कलर में चेंजेस आएंगे, तीसरा उसका टेम्परेचर जो बदल जाएगा, चौथा कोई गैस फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑप्शन देके पूछा है कि बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन है तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। आइए अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट था हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें 4, अगर हमें ऐसे कुछ दिखते हैं कि उसमें गैस फॉर्मेशन हो रही है या फिर उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसमें हमें पता लगता है कि इसमें जो है एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एक केमिकल इक्वेशन लिखे कैसे और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो इसे मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए कि ए एक सब्सटेंस है, कुछ है, मतलब एटम वगैरह कुछ पकड़ लीजिए इसको। ए रिएक्ट कर रहा है बी से और क्या दे रहा है, सी दे रहा है, सपोज मान लेते हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन का मतलब देखिए, मैथमेटिक्स में तो आपने इक्वेशन पढ़ा ही होगा कि इक्वेशन क्या कहते हैं, जहां पे इक्वलिटी का साइन हो। ठीक है, तो यहां पे भी इक्वलिटी का साइन है, यहां पर है। ठीक है, बस मान के चलिए है। हम यहां पे केमिकल इक्वेशन में एरो से सिंबलाइज करते हैं, इस इक्वेशन को हम एरो से सिंबलाइज करते हैं। हाँ, अगर आपको ये लगे कि सर आप इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं दे रहे, इक्वलिटी का साइन हम नहीं दे सकते यहां पे। ठीक है, मतलब यहां से पूरा प्रोडक्ट यहां पे बन चुका है। ठीक है, इसीलिए मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और ये बन चुका है, इसलिए हम एरो इस तरह से दिखाते हैं। हाँ, अगर आपने ये भी देखा होगा कहीं पे कि इस तरह से हम सिंबल भी देते हैं, तो ये हमारे अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। इस सिंबल का मतलब होता है
इक्विलिब्रियम मतलब उसमें से अगर A से B बन रहा है तो B से A भी बन रहा है, ठीक है। मतलब A से B तो बन ही रहा है और ठीक उसी समय B से A भी बन रहा है। तो ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो हम इसे मिटाते हैं, इसे अभी स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, एक केमिकल इक्वेशन एक एरो से इंडिकेट किया जाता है। तो एरो के इस तरफ जो भी कुछ है उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के इस तरफ जो भी कुछ बनेगा, जो भी कुछ, उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ रहेगा जिससे प्रोडक्ट मतलब जिससे सी बना है, तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है, इन सभी को हम एक नाम देते हैं जिसे कहा जाता है रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद हमें सी मिला। सी क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। वैसे रिएक्टेंट को भी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लीजिए RECTS, इस तरह से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन में हमारा एक सिंबल जो है वो एरो है, और एरो क्या दर्शाता है? एरो यह बताता है हमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट है तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा, अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। कुछ भी अगर राइट हैंड साइड की तरफ रहा मतलब वो हमारा प्रोडक्ट है, मतलब यहां से यहां हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। एग्जाम्पल अगर देखें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। अच्छा इसको अच्छा यहां से देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। एमजी को क्या कहते हैं? शायद आपको याद हो या ना हो, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा। एमजी को कहते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि एमजी को मैग्नीशियम कहते हैं। क्लास 9 याद कीजिए, आपका जो चैप्टर 4 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब, इन सब का सिंबल और उनके नाम, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें ये याद करवाया गया था। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन्हें फिर से रिपीट करवा दूंगा। अभी समझिए कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। मैग्नीशियम है, ये क्या करता है? ये अगर हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएं, ठीक है। अच्छा ये तो शायद पता ही होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे O2 क्यों लिखा, O क्यों नहीं लिखा। तो आप अगर शायद भूल गए तो मैं याद दिलाता हूं कि ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, यहां पे छोटा सा लिख दे रहा हूं। अगर इस तरह से लिखा रहा तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम, अगर इस प्रकार से लिखा रहा तो उसे कहेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, तो जब भी रिएक्शन होगा ना तो हमें पूरा मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम नहीं ले सकते, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसका नाम नीचे लिख देते हैं फिलहाल आपके सहूलियत के लिए। मैग्नीशियम, ये क्या है? हमारा ऑक्सीजन, और ये जो प्रोडक्ट बना हमारा इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखिए यहां पे जो हमारे पास दो चीज हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को ही हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। इस रिएक्टेंट से मिला क्या हमें ये मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को कहेंगे केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्या होता है उसे बाद में स्टडी करते हैं। ये देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और जो भी कुछ, एक सीधी सी बात समझ लीजिए कि एरो के बाद कुछ भी रहे वही हमारा प्रोडक्ट है। एरो से पहले कुछ रहे तो उसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। सिंगल रिएक्टेंट मैग्नीशियम रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों को मिलाकर कुछ बन रहा होगा तो उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए एक बार, मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। चलिए अब समझते हैं कि हम बैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशन के, क्योंकि हमारे चैप्टर में तो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन होता कैसा है। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ये तो क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब आते हैं बैलेंसिंग पे। हमें एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करें, सबसे बड़ा सवाल। बैलेंस, देखिए हर एक चीज में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप खेल कूद कीजिए, अगर दोनों में अगर बैलेंस नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम आती है लाइफ में। अगर आपका पढ़ाई ज्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गया, पढ़ाई कम है तो प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब देखिए एक बच्चे को क्या होता है कि मतलब एक छोटा बच्चा है, जब अगर उसे कुछ खाना है तो आइसक्रीम अगर खाना है तो वो खाते ही रहेगा। अगर आप उसे नहीं रोकते तो क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ देर बाद वो बीमार भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज में एक बैलेंस रखना चाहिए, हर एक चीज में बैलेंस होना चाहिए। चलिए, तो हमारा तीसरा पॉइंट था ये, क्या बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं क्योंकि बीच में मैं कभी कभी ये वाला इक्वेशन, ये वाला टर्म यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। तो बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, चलिए बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन तो समझ में आता है कि हमें बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस क्यों करें भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि हर एक चीज में बैलेंस होना जरूरी है। तो देखिए, तो एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे क्लास 9 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ही है। उनका नाम था, और जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी क्या कहा जाता है उनको, ठीक है। तो एक लॉ है, उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आप बता सकते हैं किसने दिया था? देखिए, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेविशर, स्पेलिंग्स LAVOISI, लेविशर, एंटोनी लेविशर। स्पेलिंग अगर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंटोनी एल लेविशर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनका कहना था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction। अच्छा, ये RXN का मतलब ही रिएक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये उनका कहना था। अब इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि हम जितने भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उन सभी में जो टोटल मास होता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, वो इक्वली रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो
on the basis of law of conservation of mass that was given by A.L. Levishel, इन्होंने जो कहा था कि mass cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction, इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी कहीं पे एक केमिकल रिएक्शन होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर और ये पूछा भी है इस बार जो 2025 में जो फाइनल हुआ है क्लास 10th का, उसमें एक बार पूछा है कि हम केमिकल ये इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। भाई क्यों करते हैं, कारण तो यही है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चाहे केमिकल रिएक्शन कोई सा भी हो, कैसा भी हो, उसमें क्या होता है, जो मास होता है वो मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, मास जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये उनका कहना था। ठीक है, मतलब क्या है, अब इसका कुछ और मतलब भी निकल सकता है। अरे हाँ, क्या निकल सकता है, इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ atoms of each elements reacting, the number of atoms of each elements remains the same before and after a chemical reaction। ठीक है, यही है मेन थीम। अगर आपको मेन थीम समझना है तो यही समझिए। क्या, देखिए पहली बात, इसमें क्या समझना है, इतना बड़ा कुछ लिखा दिया सर, अब इसे याद कैसे रखें। याद रखने वाली कोई बात नहीं है इसमें, इतना कुछ हार्ड नहीं है कि याद नहीं रखा जा सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन क्या समझाता है। हमें ये समझाता है कि बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो बेस्ड किस पर है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। और हमारे इस लेवल में जो इसका भी मतलब क्या निकलता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। देखिए अच्छे से पढ़िएगा, रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। मतलब पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे तो उसके बाद रिएक्शन के बाद 10 मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना गायब हो जाएंगे, वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। ठीक है, मतलब उनका जो मास है वो कहीं ना कहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर वहीं पर रहेगा, गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे लिखना है तो लिख लीजिए, मैं 5 तक गिनती करता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक, अब आइए समझते हैं कि हमें एक केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस करना है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस करना है मैंने बता दिया। इतना कुछ, अगर आपको इतना कुछ ज्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है, सिर्फ ये वाला लाइन, ये वाला, बस
मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखा रहे हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इतना ही काफी है और ये सिंपल है, ये आप 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है कि मतलब याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। एक छोटे से रिएक्शन से शुरुआत करते हैं कि हमें एक केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो किस प्रकार से करें। चलिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था पहले उससे शुरुआत करते हैं। वो आपके एनसीईआरटी बुक में पहले ही दे रखा है कि मैग्नीशियम को एक हम जब आग में जलाते हैं, आपने फर्स्ट पेज पे देखा होगा, मेरे पास किताब है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस तरह से इसे जलाया जा रहा है आग में, तो इसमें जो जल रहा है तो फिर यहाँ पे इसका पाउडर आ रहा है, व्हाइट सफेद सफेद पाउडर गिर रहा है और ये रहा मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इसी से ही शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो केमिकल रिएक्शन, देखिए इसमें बहुत से मतलब हर कोई बताएगा कि मतलब इसका ये ट्रिक समझो, इसका ये टेबल बनवाओ। देखो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप टेबल बनाओगे और मतलब कुछ और ही समझोगे फॉर्मूला वगैरह, तो उसमें सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आप इसे सीधे समझे, बहुत ही सिंपल है, हर एक इक्वेशन सिंपल है क्लास 10th में। ठीक है, आप उसी तरह से समझे जिस तरह से बुक पे दे रखा है, सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हमें तो इतना तो दिया रहेगा ना एग्जाम में कम से कम, और यहां पे दे रखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप मेरे साथ बोलते जाइएगा कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरह से अगर आप बोल बोल के इसको सॉल्व करोगे तो आपको इनका जो नाम है ये भी याद रहेगा और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब इसे बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ उसको पकड़िए। मतलब यहां पे देखिए कि मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम, ठीक है, और यहां पे कितने, पूरे कंपाउंड में, ये तो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड में मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम तो सर एक ही दिख रहा है हमें, तो बस एक एक है, मतलब ये बैलेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन पर। अब बताइए कि ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे। देखिए एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा मैं आपको कि ऑक्सीजन अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है इसके अंदर। अगर ऑक्सीजन इस तरह से लिखा है, कुछ और लिख देता हूं यहां पे समझने के लिए, अगर ऑक्सीजन इस तरह से लिखा है मतलब इसके आगे 3 लिखा है, तो इसके अंदर कितने हैं? तो इसके अंदर 6 ऑक्सीजन एटम्स है। फिर ये समझिएगा, ये बहुतों को समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और एक चीज, ये जो केमिकल रिएक्शन है, अगर मैग्नीशियम के सामने देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन कुछ है। वो क्या है? वो 1 है, हम इसे 1 पकड़ते हैं। और इसके सामने जो भी कुछ रहेगा, मतलब एक चीज मैं यहां पे दिखा दूं थोड़ा सा, कि एक केमिकल इक्वेशन अगर हुआ तो उसके सामने अगर इस तरह से लिखा, अच्छा छोड़िए यहां पर ही समझाते हैं इसको। अगर यहां पे कुछ लिखा है, सपोज यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स लिखा हुआ है या फिर यहां पे वाई लिखा है, तो इसके ऑक्सीजन के सामने जो लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 पकड़िएगा, तो उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। क्या कहते हैं उसको? कोफिशिएंट। चलिए मैं लिख ही देता हूं, एक मिनट लिख ही देता हूं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, कुछ और ले लेते हैं, एक्स सी वाई डी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इसको क्या कहते हैं? ये जो लिख दिया सर आपने, इसको कहते क्या है? इन सभी को, ए बी एक्स वाई, इन सभी को जो छोटे अक्षरों में लिखा गया है, इन सभी को हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, इन सभी को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। और इस कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ए कितने बार आया है इस केमिकल रिएक्शन में या फिर इस रिएक्टेंट में। ए बार आया है, सी कितने बार
तैयार, सी कितना है x टाइम है, b कितना है b टाइम, उसी प्रकार से d कितना है y टाइम्स। क्लियर? ठीक है, फिलहाल तो आप इतना ही लिख लीजिए कि इसको a b x या y को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर हम बैलेंसिंग करेंगे धीरे धीरे, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब आइए समझते हैं पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन जो है वो हमारा है Mg प्लस O2 और MgO। मैग्नीशियम देखिए कितना है, यहां पे मैग्नीशियम एक ही है, क्योंकि इसके पहले 1 है और इसके नीचे मतलब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 कर दीजिए। ठीक है, और इसके यहां पे क्या है, यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, मतलब ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे सर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे कितने हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 एटम्स हैं। किसके, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। लेकिन यहां पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सर यहां पे तो सर 1 है। सर यहां पे कैसे 2 हो गया फिर? तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक मैग्नीशियम एटम, एक मैग्नीशियम एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे हम इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। अब बताइए 2 को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो कितना आता है, 1। यही यहां पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, 1 ही ऑक्सीजन एटम आएगा। तो देखिए अब बैलेंस हो गया। ये एक तरीका है इसका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए फिर से लिखते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये। अब मैग्नीशियम तो 1 है, यहां पे भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहां पे 1 ही है। तो अब क्या करें, अब इसके जो सामने जो कोफिशिएंट 1 है ना, इसको आप 2 कर दीजिए। जैसे ही आपने 2 लिखा, इसका मतलब यह निकलता है कि अब मैग्नीशियम एटम कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। चलिए ऑक्सीजन तो यहां पर भी 2 है, ठीक है, हमारा तो मिल गया। मतलब 2 मैग्नीशियम एटम्स यहां पर है, लेकिन यहां पर तो 1 ही मैग्नीशियम एटम है। अब ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन भी 2 एटम है, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 मैग्नीशियम एटम्स, और यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये मिल गया हमारा। अब मैग्नीशियम नहीं मिला, अगर यहां पे 2 लिखा है तो हम यहां पर भी 2 लगा देंगे। तो अब देखिए 2 मैग्नीशियम एटम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये यहां का 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहां पर 2 जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा का पूरा जो मैग्नीशियम है, इसे हमने 2 बार लिखा, मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिखा हमने। क्लियर? मतलब यहां पे देखिए 2 मैग्नीशियम, हाँ 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लिखते नहीं है, बहुत खराब लगता है देखने में। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहां पर हम 2 लगा देते हैं। ये हमारा केमिकल इक्वेशन, जो पहला केमिकल इक्वेशन है, वो हमारा बैलेंस हो चुका है। पहला वाला भी बैलेंस है। देखिए 1 मैग्नीशियम एटम, 1 मैग्नीशियम, यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है, यहां पे तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। यहां पे तो पहले कितने थे, 2 थे, अब उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, मतलब हाफ मल्टीप्लाई किया। तो कितने एटम हुए यहां पे ऑक्सीजन के, 1। तो यहां पे कितने हुए, 1। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। आपको जो ठीक लगे आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए छोटा सा करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े की तरफ जाएंगे। चलिए चलिए इसे बैलेंस करते हैं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है सर, वो क्या? सर यहां पे तो ऑक्सीजन 3 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं हमें। मतलब यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं,
हमारे इस पे ऑक्सीजन आइटम्स 3 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। फिर से बता रहा हूं मैं, एल मतलब एल्यूमिनियम। अगर आप भूल चुके हो तो याद कर लीजिए, एल मतलब होता है एल्यूमिनियम। अच्छा चलिए हम लिख देते हैं इसको भी लिख देते हैं। ये मैग्नीशियम था और ये जो कंपाउंड बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या मेटल है भाई, और ये तो ऑक्सीजन है, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। और ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है।